जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसमें लगभग हम लोग लेसन नंबर 9 ख़त्म कर चुके हैं। लेसन नंबर 9 लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार से सेंटेंसेज इसमें दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका लेसन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे रिलेटेड मैं आपको रूल्स जो कंसेप्ट वाइज बताता हूं, वो सबसे पहले आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूं। फिर इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सारे एग्जांपल्स हम लोग 1 बाय 1 कर पढ़ेंगे और एक्सरसाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद से फिर आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहां पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, हम लोग किसको, कौन से सेंटेंस जो होंगे जिनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। कुछ आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं सम कंसेप्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स। कंसेप्ट का मतलब समझ होता है, तो एक दो करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाएं, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आईएस का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सीधी सीधी बात है, ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछे जाएं उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और आपको पता ही है, दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है कि क्या आप खाना खाए हैं, क्या आप विद्वान हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और किसके साथ यूज हम लोग पढ़ेंगे? दिस के साथ, दैट के साथ, दिस के साथ, दोज के साथ। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें देखते चलिएगा। दूसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि यदि वाक्य, हिंदी वाक्य की बात कर रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? यदि वाक्य क्या से शुरू हो, हिंदी वाक्य की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं ना, तो कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद यह या वह आए, तब क्या होता है? मान लीजिए एक वाक्य है, ठीक है, और क्या से शुरू हो रहा है, हिंदी में वाक्य है, क्या से शुरू हो रहा है और शुरू हो, और उसके बाद क्या के बाद यह या वह आए। उस वाक्य में क्या के बाद यह या वह आए, तब आप क्या कीजिएगा? जब अब उसको अंग्रेजी में अनुवाद जब करिएगा तो किस प्रकार से कीजिएगा? सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इज रखना पड़ेगा। ठीक है, इज के बाद से आप यह या वह के लिए क्या लिखिएगा? दिस लिखिएगा, या क्या लिखिएगा? डैट लिखिएगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर देखते चलिएगा। यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद यह या वह आए, तब क्या कीजिएगा? जब भी सेंटेंस बनाइएगा अंग्रेजी से, हिंदी से अंग्रेजी, तो सबसे पहले इज रखिएगा, उसके बाद से आप डैट रखिएगा, और डैट के बाद से अगर वाक्य में नहीं दिया है तो आप क्या रखिएगा? नॉट रखिएगा। डैट के बाद से अगर वाक्य में नहीं दिया है तो नॉट रखिएगा। अगर वाक्य में आवश्यकता हो तो ए और एन का प्रयोग कीजिएगा। आपको पता है, अगर एक का अर्थ आएगा जिस नाउन को गिन सकते हैं तो ए और एन लगाते हैं, और उसके बाद से बचे हुए शब्द अर्थात अदर वर्ड्स लिख देंगे।
अदर वर्ड्स लिख के हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देंगे तो हमारा क्या बोलते हैं कि जो सेंटेंस होगा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको पता है कि इस का प्रयोग हम लोग दिस और डैट के लिए करते हैं, ये पता होना चाहिए, इसलिए यहां पे इस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे वाक्यों के लिए, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे तो यहां पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इज किस लिए रख रहे हैं कि दिस और डैट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इज के बाद से दिस और डैट जो भी रहे, यह रहे तो दिस, डैट रहे तो वह, और उसके बाद से नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद से इसका प्रयोग कब कीजिएगा, जब आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो, जब सेंटेंस में इसकी आवश्यकता रहेगी ना बाबू, तब आप ए और एन का प्रयोग कीजिएगा। कैसे पता चलेगा, इसके बाद आने वाला शब्द अगर गिना जा सकता है और एक है संख्या तो ए और एन में से कोई एक का प्रयोग कीजिएगा। आपको पता है किसी भी शब्द के पहले ए का प्रयोग करना है तो उस शब्द का उच्चारण कीजिए। उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का व्यंजन है तो ए लगाइएगा, उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो एन लगाइएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल देख के आप सारी चीजें समझ जाइएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्या वह पानी है, क्या वह पानी है, ऐसे एक आपके सामने एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या से शुरू हो रहा है, मैंने क्या कहा कि यदि वाक्य, हिंदी वाक्य की बात हो रही है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यह या वह आए तो वह आ रहा है, तब क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए क्या से भी शुरू हो रहा है, वह आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इज रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग दिस या डैट, तो वह का क्या होता है, डैट होता है। बिल्कुल सारी चीजें समझते चलिएगा साथ साथ में। फिर हम लोग नॉट रखेंगे। नॉट कब रखेंगे, जब नहीं आता, इसमें कहीं नहीं दिया है, नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। फिर ए और एन रखेंगे, तो ए और एन इस शब्द पर निर्भर करता है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग इस शब्द को लिख लेते हैं। चाहे यहां देख लीजिए, ये शब्द यही तो बचा हुआ है केवल, पानी। क्या पानी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, हम लोग वाटर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इज दैट वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्या वह पानी नहीं है, इसी को निगेटिव बना देते हैं, क्या वह पानी नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे बाबू, आपको पता है क्या, यहाँ पे इज होगा, उसके बाद से वह के लिए हम लोग डैट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इज होगा, फिर हम लोग डैट लिखेंगे। फिर कह रहा है कि डैट के बाद से क्या, नॉट, अगर नहीं दिया है तो नहीं, तो इसमें दिया है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट, इज दैट नॉट। उसके बाद से कह रहा है ए और एन, तो पानी तो गिन नहीं सकते हैं तो हम लोग वाटर लिख देंगे, अदर वर्ड जो है फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इज दैट नॉट वाटर। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस नॉट को यहां ला सकते हैं। आपको पता है इज नॉट को इस प्रकार लिख सकते हैं, इजंट, तो इजंट दैट वाटर, इजंट दैट वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई लोग ये कहेंगे कि सर ये जो इजंट है ना, ये इजंट है, इसकी जगह पे हम लोग इज नॉट ऐसे करके नहीं बना सकते हैं, इज नॉट दैट वाटर, इज नॉट दैट वाटर, नहीं बाबू। जब भी आप सब्जेक्ट के पहले आप रखिएगा इज और नॉट एक साथ, तो आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही रखना होगा, ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा ही हो ही नहीं सकता है। इज नॉट कब रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, इज नॉट, ठीक है ना, इस प्रकार से रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या वह पेन है, क्या वह पेन है, कलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या से शुरू हो रहा है, वह भी आ रहा है, ये जैसे मैंने आपसे बताया क्या से भी शुरू हो रहा है और वह आ रहा है, तो स्ट्रक्चर यही वाला फॉलो होगा। तो क्या से शुरू हो रहा है, वह आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, फिर वह के लिए क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, इज डैट। फिर कह रहा है ए नॉट लगाना है, तो यहाँ पे नहीं दिया, नहीं है, नॉट छोड़ दीजिए, फिर ए और एन, तो बाकी जो बचा शब्द है पेन इसी लिखेंगे ना, तो पेन को तो गिन सकते हैं ना हम लोग, एक पेन, दो पेन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए और एन में से कोई लगाएंगे, तो पेन लिखेंगे, तो पेन आपका उच्चारण जब भी करेंगे, पेन का कलम होता है, तो प क्या है, उच्चारण ही है लगभग, उच्चारण का पहला अक्षर आपका व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएंगे, इज दैट अ पेन, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एक आपका एग्जाम्पल है, क्या यह सेब नहीं है,
क्या यह सेब नहीं है? अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या यह सेब नहीं है? तो क्या हम लोग इज लिखेंगे, यहाँ पे यह दे रहा है दिस लिखेंगे, इज दिस नहीं दिया है ना, तो दिस के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए। इज दिस, उसके बाद से नॉट लिखेंगे, फिर ए और एन लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। तो ए और एन दूसरे इस शब्द पे निर्भर करेगा। देखिए सेब बचा हुआ, तो सेब को तो गिन सकते हैं, तो एप्पल, एप्पल आप लिखेंगे जब भी तो उच्चारण एड़ी वाले ए से करेंगे, ए आपका स्वर है तो एन लगाएंगे। इज दिस नॉट एन एप्पल? फिर क्वेश्चन मार्क। आपको पता है इस नॉट को यहाँ लेके आके आप कैसे इसको कर सकते हैं, इजंट इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, इजंट दिस एन एप्पल, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका रहा कंसेप्ट नंबर जो 1 है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। कंसेप्ट नंबर 1 है जो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस हिंदी में आता है, हिंदी में सेंटेंस ऐसे आता है तो ऐसे हम लोग उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और शर्त यह है क्या से शुरू होना चाहिए, यह या वह आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक मजेदार और कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से इसको भी देखने की जरूरत है। कह रहा है कि यदि वाक्य, किसी हिंदी वाक्य की बात कर रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से, वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद, यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद, ध्यान से देखते रहिएगा, ए शब्द या वे शब्द। कह रहा है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद ए शब्द वे शब्द आए तो या तब। ठीक है ना, क्या आप करेंगे जब भी कोई ऐसा हिंदी में वाक्य आता है जो क्या से शुरू होता है और क्या के तुरंत बाद ए शब्द या वे शब्द आए, तो आप अंग्रेजी में कैसे उसको ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात है, एकदम आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आर लिखना है। आर के बाद से आपको क्या लिखना है, दिज लिखना है या दोज लिखना है। आपको पता है अगर ए या ए सब आए तो दिज लिखना है, वे या वे सब आए तो दोज लिखना है। और आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, दिज और दोज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए आर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दिस और डैट के साथ इज लगाते हैं, इसलिए इज से शुरू कर रहे थे। दिज और दोज के साथ आर लगाते हैं, इसलिए आर से शुरू कर रहे हैं। तो क्या से शुरू होगा, तो सबसे पहले आर, फिर दिज और दोज लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं देता है तो आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा नॉट नहीं लिखिएगा। फिर आप बचे हुए शब्द अदर वर्ड्स लिख दीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ये आपके हो जाएंगे स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप अभी तुरंत समझ जाइएगा, कभी भूलिएगा नहीं। एक एग्जाम्पल है कि क्या वे खिलाड़ी हैं। एक एग्जाम्पल है क्या वे खिलाड़ी हैं। अब देखिए क्या से भी शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे वे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। फिर वे का क्या होगा, हम दोज लिखते हैं तो आर दोज। अब फिर नॉट, इसमें नहीं दिया है, नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, और खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको पता होना चाहिए दीज और दोज के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, तो प्लेयर तो होगा नहीं। जब कह रहा है कि वे खिलाड़ी हैं तो एक से अधिक की बात कर रहा है, तो आर दोज प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि क्या वे खिलाड़ी नहीं हैं, इस एग्जाम्पल को ऐसे हम क्या वे खिलाड़ी हैं हो जाएगा, नहीं है। इस प्रकार से हम लोग निगेटिव बनाते हैं, तो इसको बनाइए। सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे, उसके बाद से पता है आपको कि दीज लिखेंगे, दीज नहीं लिखेंगे, दोज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ नहीं दे रहा है, नॉट दिया है ना, तो नहीं दे रहा है तो हम लोग नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लेयर्स लिख देंगे। इतना तो आपको आ रहा है। एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि नॉट और आर एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको कैसे बना सकते हैं, आर और नॉट जब भी एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है, अरंट। उसके बाद से हम लोग दोज लिखेंगे, फिर नॉट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ आ गया है, फिर हम लोग क्या लिख देंगे, प्लेयर्स लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, अरंट दोज प्लेयर्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है सारी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा एक एग्जाम्पल है कि क्या ये सब बच्चे हैं, क्या ये सब बच्चे हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या ये सब बच्चे हैं। इसको ट्रांसलेट कीजिए। हम लोग आर लिखेंगे सबसे पहले, फिर ए सब का क्या होता है, दीज होता है, आर दीज, और फिर बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, और इसका जो प्लूरल होता है चिल्ड्रेन हो जाता है, आर दीज चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट नंबर जो 2 है
वो यहाँ पे आपको मैंने समझाया बताया कि किस प्रकार से इसको हम लोग अगर हिंदी में ट्रांसलेशन देते हैं तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का। ठीक है, अब चलिए जो किताब में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके जो बुक में दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहा है कि बच्चों ऐसे वाक्यों में जब एक व्यक्ति या वस्तु हो तब क्या के लिए इसको वाक्य के शुरू में रखो। वही बात कर रहा है, जब एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति वस्तु के लिए क्या लगाते हैं, दिस या डेट लगाते हैं ना, आपको पता है ना। और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु आते हैं तो दिस या दूध लगाते हैं। तो वही बात कर रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा, क्या के लिए कह रहा है, इसका प्रयोग करना होगा। तो वही बात है, दिस और डेट के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे, इज, दिस और डेट। कंसेप्ट नंबर जो पहला पढ़े है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसके बाद दूसरा जो पढ़े हैं, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। दूसरा कंसेप्ट आपका मैंने क्या बताया था, चलिए पहले एग्जांपल आपको बता देते हैं तब जाके, ठीक है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले इज लिखेंगे, इसके बाद से हम लोग दिस लिखेंगे, दिस या डैट लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे, फिर अगर नहीं देता है तो नॉट लिखेंगे, या आवश्यकता होता है तो ए लिखेंगे या एन लिखेंगे, फिर जाके अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे। जैसे क्या यह मोहन है, अब इज लिख रहे हैं, इज, उसके बाद से दिस, फिर मोहन, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या यह शहद है तो इज लिखेंगे, फिर दिस लिखेंगे, शहद का हानि हो जाएगा। क्या यह गाय है तो इज लिखेंगे, फिर दिस लिखेंगे। अब देखिए गाय को गिन सकते हैं तो यहाँ ए काऊ होगा, इज दिस अ काऊ, ठीक है। क्या वह हाथी है तो इज वह का डैट, फिर एलिफेंट एणी वाले ए से लिखेंगे जो हिंदी का स्वर है, और उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर आए थे एन लगाते हैं, तो इज दैट एन एलिफेंट हो जाएगा। क्या वह लड़की है तो इज, फिर डैट वह के लिए, फिर अ गर्ल लिखेंगे, लड़की गिन सकते हैं तो इज डैट अ गर्ल, ठीक है। क्या वह बल्ला है तो इज डैट अ बैट, बैट गिन सकते हैं तो यहाँ पे लगाए हैं इज डैट अ बैट, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन है, नहीं गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हनी जो है शहद को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं किया है, बाकी जहाँ गिन सकते हैं ए और एन का प्रयोग किया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाते हैं। आपको पता है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, इज लिखेंगे, फिर दिस लिखेंगे या डैट लिखेंगे, उसके बाद से आवश्यकता पड़े तो नॉट लिखेंगे, फिर जाके ए और एन की आवश्यकता हो तो लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस पे हम लोग आधारित क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। पूरे जितने भी सेंटेंसेज यहाँ पे दिए हैं उन सबको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बनाना यहाँ पे सीखते हैं, और आप लोग भी साथ में सीखते चलिएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 25 यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें बना लेते हैं। आप भी साथ में सब चीज़ देखते चलिएगा। पहला है कि यह सुरेश है, ये देखिए इसमें पॉजिटिव भी दिया है और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस सीधा सीधा जो होता है, तो अफर्मेटिव निगेटिव दोनों दिया है। अच्छी बात यह है कि अफर्मेटिव पहले सीख चुके हैं, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं, तो दोनों आपको ये भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो यह सुरेश है, यह का क्या होगा, दिस होगा, और दिस के साथ इत लगाते हैं और आपको सुरेश लिख देंगे। सुरेश एक प्रॉपर नाउन है, कहीं भी कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे और यहाँ फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में फुल स्टॉप देते हैं। इसी को इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या यह सुरेश है, अब यह दे रहा है तो इज लगाएंगे सबसे पहले, इज दिस, और क्या लिख देंगे, सुरेश, और ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। वह गीता है, अब वह का डैट होगा, डैट के साथ इज लगाएंगे और फिर गीता लिख देंगे, डैट इज गीता, फिर फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप लगाना अफर्मेटिव है। अब इसी को कह रहा है क्या वह गीता है, ये तो बिल्कुल आसान है। इज लगाएंगे सबसे पहले, फिर हम लोग डैट लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिख देंगे, गीता, इज डैट गीता, अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आपको भी आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, आना चाहिए बिल्कुल। इतने सारे कंसेप्ट आपको जो मैंने बताया है। यह चांदी है, तो यह का क्या होता है, दिस होता है, फिर इज लगाएंगे दिस के साथ, और चांदी का क्या होता है, सिल्वर होता है, फिर फुल स्टॉप, इज दिस सिल्वर। अब इसी को कह रहा है कि क्या यह चांदी है, इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो यही इज पहले आ जाएगा, तो इज दिस, उसके बाद से क्या लिख देंगे, सिल्वर लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं हो रहा है, बाबू सिल्वर वजन में मिलता है, आपको पता होगा, इसको गिन नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वह सोना है, सीधी सीधी बात है, डैट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, और सोना का क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, डैट इज गोल्ड, फिर फुल स्टॉप। इसी को इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या वह सोना है, तो क्या हो रहा है, तो ये इस चीज को यहाँ लेते आएंगे, इज डैट, अब फिर क्या लिख देंगे, गोल्ड लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क।
ये इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यह गाय है, तो यह का क्या होगा, दिस होगा, फिर हम लोग इज लगा देंगे। अब कह रहा है गाय, गाय तो गिना जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ काऊ। आपको पता होना चाहिए ए और एन कहाँ लगाते हैं, अगर नहीं पता है तो ए और एन वाली वीडियो देख लीजिए, सारी कंसेप्ट आपकी सही हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या यह गाय है, अब इज लगाएंगे, इस चीज को यहाँ लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, तो हम लोग सबसे पहले इज लिखेंगे, तो इज और यह का दिस हो जाएगा, फिर क्या, अ काऊ, इज दिस अ काऊ, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है कि वह कुत्ता है, वह का डैट होगा, फिर इज लगाएंगे, और आपको पता है कुत्ता गिन सकते हैं, तो डैट इज अ डॉग, फिर फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या वह कुत्ता है, तो इज लाएंगे सबसे पहले, फिर डैट लिखेंगे, इज डैट अ डॉग, एकदम आसान है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। यह चींटी है, नेक्स्ट जो एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है, यह चींटी है, ठीक है। यह का दिस होगा, दिस के साथ इल लगाते हैं। अब कह रहा है चींटी, चींटी का क्या होता है, एंट होता है, और एंट का उच्चारण करिएगा तो एड़ी वाले ए से लिखेंगे जो हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर जब पहला अक्षर आता है तो एन लगाते हैं, दिस इज एन एंट, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप रहेगा क्योंकि सीधा सीधा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या यह चींटी है, तो इज सबसे पहले लगाएंगे, इज दिस एन एंट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट जो आपका है वह हाथी है, तो वह का डैट होगा, डैट इज एलिफेंट, तो गिन सकते हैं, और एलिफेंट के पहले क्या लगता है, एन लगता है, आपको पता होना चाहिए, ELEPHANT, एलिफेंट, डैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। आई कह रहा है कि क्या वह हाथी है, तो क्या से शुरू हो रहा है, इज लगाएंगे, इज डैट एन एलिफेंट, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपको चीजें समझ में आ रही है ना, कितनी आसानी तरीके से हम लोग सारी चीजें बनाते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्रह नंबर यहां बनाते हैं। कह रहा है कि वह नारंगी है, वह का क्या होता है बाबू, डैट होता है, डैट के साथ इस लगाएंगे, और नारंगी का क्या होता है, ऑरेंज, नारंगी तो गिन सकते हैं, एक ऑरेंज, दो ऑरेंज, तो ऑरेंज आप कैसे ऑरेंज लिखेंगे, तो अ से उच्चारण होगा, अ क्या है, हिंदी का स्वर है, तो एन लगाएंगे, डैट इज एन ऑरेंज, फिर फुल स्टॉप लिख देंगे, ठीक है। अब इसी का इंट्रोगेटिव, क्या वह नारंगी है, तो इज डैट एन ऑरेंज, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कह रहा है कि यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, बनाइए इसको, यह कलम, यह कलम का क्या लिखेंगे, यह कलम, अगर यह के साथ नाउन आ जाए तो तुरंत साथ में लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे यह के साथ वह हाथी है, तो डैट इज एलिफेंट होगा, डैट इज एन एलिफेंट होगा। यह कलम नहीं है, अब सब्जेक्ट इसको बना रहा है, तो यह कलम का क्या होगा, दिस पेन हो जाएगा, दिस पेन इज, उसके बाद से नहीं का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, दिस पेन इज न्यू। कह रहा है कि क्या यह कलम नहीं है, क्या यह कलम नहीं है, क्या से शुरू हो रहा है, इज लगाएंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, इज दिस पेन, उसके बाद से क्या लिख देंगे, न्यू, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इस वाले में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके पहले जितना दिस डेट आ रहा था, और दिस के साथ यहाँ पे पेन का प्रयोग, मतलब नाउन का प्रयोग हो रहा है, पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, तो एक साथ ही रहेगा, ठीक है। तो दिस पेन इज न्यू, या इज दिस पेन इज न्यू। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे इस प्लस दिस या डैट प्लस नॉट प्लस एन या अदर वर्ड से हम लोग ये सारे के सारे जितने भी ट्रांसलेशन से यहाँ पे हम लोग बना पा रहे हैं। तो हमके लागत था कि तहाँ लोग को जरूर समझ में आवत हो, और आवे के भी चाहें, इतना बढ़िया से हम समझावत नहीं, फिर भी अगर लागत था कि नहीं समझ पहले तो कहम कि एक दो बार वीडियो के रिवाइंड करके देख लो, ओकरी बाद से तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक बा। अब आगे की तरफ चलते हैं, हमने के आगे इसमें देखिए वोकैबुलरी है, कुछ शब्द इसमें से दिया हुआ है जो आप पहले ही लिख चुके हैं। आपको पता है गोल्ड मतलब सोना होता है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, न्यू मतलब नई होता है,
या नया होता है। अगर नहीं पता होगा तो मैंने आपसे कहा था 2 कॉपियाँ बनाइएगा, एक में कंसेप्ट लिखिएगा, दूसरे में वर्ड मीनिंग, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने एक बात और कहा था कि अगर तह के उस शब्द आवता आ नईखा लिख ले तब वो लिख लिया, काहे से रोज रोज ओके प्रैक्टिस करेगा बा। जैसे हिंदी बोले में, भोजपुरी बोले में तो सोचे के ना पड़ला ना, सेंटेंस ना बनाओ के पड़ला, तो अंग्रेजी बोले में काहे सेंटेंस तू सोचेला। तो प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें आपके जेहन में टंग पे है, तो ये भी टंग पे प्रैक्टिस से आएगा। तो जब नोट आप किए रहेंगे तभी तो प्रैक्टिस कीजिएगा जी, बुझाया बात। तो नोट जरूर कर लीजिएगा और रोज रोज प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों ऐसे वाक्यों में जब अनेक व्यक्ति या वस्तुएं हों तब क्या के लिए आर को वाक्य के शुरू में रखो। मैंने वही चीज आपसे बताया था। क्या बताया था? सीधी सीधी बात है। मैंने एक कंसेप्ट क्या बताया कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद ए सब या वे सब आए तो वही चीज बता रहा है। वही चीज जब ए सब वे सब किसके लिए यूज करते हैं बाबू? एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आज जब इनके साथ एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए दीज दोज का प्रयोग करते हैं तो एक साथ आर के प्रयोग ही ना कल जाला। तो वही चीज़ बाकी घुमा के ही जब बतावता कि ऐसे वाक्यों में जब अनेक व्यक्ति वस्तुएं हो तब क्या के लिए, मतलब क्या से शुरू होता ना, अनेक व्यक्ति वस्तु के लिए जब वो कहा जा रहा है, मतलब वे सब ये सब, तो दीज दोज बनाएंगे तो दीज और दोज के साथ तो आर ही रखें। तो कह रहा है आर से वाक्य को शुरू करो। ठीक है। आर से वाक्य शुरू ही हो रहा है, सबसे आसान चीज़ है। देखिए आर लिख रहे हैं, फिर दीज या दोज लिख रहे हैं, फिर आवश्यकता अनुसार नॉट, फिर अदर वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या वे हाथी हैं, तो आर लिखेंगे, फिर वे के लिए हम लोग दोज लिख देंगे, और हाथी हैं एलिफेंट्स। आपको पता होना चाहिए दोज और दिज जब भी आएगा तो इसके साथ प्लूरल नाउन लगते हैं, सिंगुलर नहीं, तो एलिफेंट्स हो गया। क्या ये लड़के हैं, तो आर, फिर दिज ए के लिए, फिर बॉयज हो जाएगा, आर दिज बॉयज। अब यही पे आधारित एगो खूब नीमन एक्सरसाइज दे लेगा, एक्सरसाइज नंबर 26। ठीक बा। तो एक्सरसाइज नंबर 25 अभी हम लोग बनाए हैं, एक्सरसाइज नंबर 26 ही एजा हमने के बनावल जाए। और कंसेप्ट नंबर जो 2 बतैले बने तो हम लोग के जब 2 कंसेप्ट नंबर जो 2 बताए हैं ना, उसमें हम लोग दिस डैट का प्रयोग किए थे, लेकिन कंसेप्ट नंबर 3 जो बतैनी है दिज और दोज वाला, उस पे आधारित एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है। तो एक तो इसमें पॉजिटिव भी दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हमने बताया अभी कंसेप्ट नंबर 3 में। सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे दिज या दोज, फिर जाके आवश्यकता पड़ेगा तो नॉट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ये पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनावल जाए। केकरा खाती जोन क्या से शुरू हुई ओकरा खाती, और एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बात करी ओकरा खाती। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 26 हो गई भैया, और मिलावट चल यह लोग केकर कितना सही होता। अगर नहीं के हो तो हम फेनू कहता नहीं कि ढोंग से देख लो, इत्मीनान से, बेचैन होके मत देखो, तो के जरूर आ जाए सब चीज। एक गधे हैं शुरू में ही कह रहा है गधे सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए वाक्य मौजूद है। इनको भी आर के सिन्हा साहब को भी पता है कि नहीं पढ़िया तो सही से, तो ऐसा एग्जाम्पल डाल दी कोकनी पर फिट बैठो। ठीक बा। एक गधे हैं, तो ए के लिए क्या होता है? दिज होता है, और दिज के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और गधे का क्या होता है? एस होता है, और इसमें ई एस जोड़ देते हैं, एस हो जाता है। ठीक है। तो और फुल स्टॉप दे देंगे। ये हमारा इस प्रकार से हम लोग प्लूरल बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए दिज और दोज के बाद से प्लूरल नाउन ही लगते हैं। ठीक है। यहाँ पे यस जोड़ के इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि क्या ये गधे हैं। अब इंट्रोगेटिव बना रहा है, इस आर को पहले लेके आएंगे, क्या से शुरू हो रहा है तो आर, फिर हम लोग दिज लिखेंगे, नहीं का प्रयोग हो नहीं रहा है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? एस एस लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, आर दिज एस एस। ये बैल हैं, तो दिज ए के लिए, फिर आर लगाएंगे। अब बैल का ऑक्स होता है, आप प्लूरल जब भी बनाते हैं तो ईएन लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, तो दिज आर ऑक्सन हो जाएगा। क्या ये बैल हैं, तो आर दिज ऑक्सन, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आगे बढ़ो भैया। कह रहा है कि बिल्लियां हैं, ए का क्या हो जाएगा? दिज हो जाएगा, और दिज के साथ आर लगाते हैं। बिल्ली का कैट होता है, बिल्लियां का कैट्स हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे।
आगे कह रहा है इसको इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या ये बिल्लियां हैं तो आर होगा, फिर हम लोग दिज लिखेंगे और क्या लिख देंगे भैया, कैट्स लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, आर दिज कैट्स। वे घोड़े हैं, वे घोड़े हैं, ये तो लौकत है ये नहीं क्या, देखिए दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, और क्या ये बिल्लियां हैं, आर दिज कैट्स हो जाएगा। वे घोड़े हैं, वे का दोज होता है भाई, दोज के साथ आर लगाते हैं, और घोड़े का क्या होता है, घोड़ा का हार्स होता है, यस लगा देंगे, हॉर्सेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप। दोज आर हॉर्सेस, करेक्ट। क्या वे घोड़े हैं तो आर सबसे पहले लगाएंगे, आपको पता है क्या से शुरू होगा तो आर लगाएंगे, तो आर दोज, और फिर क्या हो जाए भैया, हॉर्सेस, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आर दिज हॉर्सेस। इस तरीके से करके हम लोग बनाएंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि वे अंडे हैं, वे का क्या होता है बाबू, दोज होगा, फिर आर लगाएंगे, अंडा का एग होता है, यस जोड़ देंगे तो अंडे हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। क्या वे अंडे हैं, आप कहेंगे सर एक जगह फुल स्टॉप लगा रहे हैं, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ऐसा का, तो बाबू क्या से जब शुरू होगा तो प्रश्न पूछेंगे तभी ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्या से तो शुरू हो नहीं रहा है, वे अंडे है तो सीधा सीधा सेंटेंस है, दोनों मिला के देता, पहले वाला ना पढ़वा तो एक को तो आके ना आ पाई, बुझल। तो क्या वे अंडे हो गया, क्या वे अंडे हैं तो आर लिखेंगे, आर दोज, और का लिख दिया जाए एक्स। ए नारंगिया है, ए का दिज होता है, फिर आर लगाएंगे, ऑरेंज होता है नारंगी का, और एस जोड़ देंगे, ऑरेंजेज हो जाएगा, नारंगिया हो जाएगा। क्या से शुरू हो रहा है, क्या ए नारंगिया है तो आर पहले लिखेंगे, आर दिज ऑरेंजेज, फिर क्वेश्चन मार्क, आर दिज ऑरेंजेज। वे सेब हैं, इसको बनाइए जरा, देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं, बना ले बना लो, बना लो, देख लेते नहीं तार सही होता कि ना, कितना दम बना के देखा होता नहीं, बना लो फिर मिला लो। अरे वाह, सही हो गया आपका, बहुत बढ़िया। 2000 एप्पल्स, क्या वे सेब हैं, इसको भी बनाइए। बन गई एकदम, है ना, बनल बड़ा ना, एकदम ठीक बा, एकदम बढ़िया है। आर दो एप्पल्स, वे लड़के हैं, वे का दोज, आर लगाएंगे, बॉय मतलब लड़का होता है, यस लिख देंगे, बॉयज लड़के हो जाएगा, आर दोज बॉयज। क्या वे लड़के हैं तो आर लिखेंगे, आर फिर दोज, फिर बॉयज, फिर क्वेश्चन मार्क, आर दोज बॉयज। इस प्रकार से लिखेंगे। एक दो और एग्जाम्पल इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि ए बच्चे हैं, तो ए का क्या लिखिएगा भैया, दिज होता है, और दिज के साथ आर लगाएंगे। अब बच्चा का चाइल्ड होता है, लेकिन बच्चे का क्या हो जाएगा बाबू, चिल्ड्रेन हो जाएगा, आर दिज चिल्ड्रेन, ठीक है। क्या ये बच्चे हैं, क्या से शुरू हो रहा है, आर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे दिज, उसके बाद से क्या लिख देंगे, चिल्ड्रेन लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, आर द चिल्ड्रेन। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आई होप आपको सभी के सभी कंसेप्ट जितने मैंने आपको बताए हैं सब समझ में आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्पल सही भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और होना भी चाहिए। नईखे होत तो समझा के पढ़ाई बढ़िया नईखे होत, होखे के चाहिए, होखे के चाहिए। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, रोज रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज रोज कोशिश कीजिए। देखिए एक बार अगर आप लिख के बना लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि ओरली भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि एक गधे हैं, दीज आर एसेस, क्या एक गधे गए, आर दीज एसेस। इस तरह बोलने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी टंग टूट जाए, कि इस भाषा को, अंग्रेजी भाषा को बोलने में आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो रोज़ बोलते रहिए, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, मीनिंग रिवाइज करते रहिए, जब भी मौका मिले 5-10 मिनट एक बार रिवाइज करते रहिए। इस पे आधारित सेंटेंसेज हिंदी में बना के बोलते रहिए, ताकि साथ में आप बोलने का प्रैक्टिस अपने आप करते रहिए। आप सोचबा कि केहू सामने से आई बोली बतियाई तो बतियाम तो ना होई, खुद प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। समझ में आया? तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया,
सारी चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए रोज़। और अगर कुछ आपको लगता है छूट रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। बाकी इसी में और बचा हुआ चीज़ जो है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन बेहतरीन ढंग से, नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ। और उम्मीद है कि पिछले सारी वीडियो को आप देख के सारी एक्सरसाइजेस साथ में बनाते चलिए, और सारे आप वोकैब लिख के आप नोट करके आप रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। और साथ में आप सब चीज़ देखिए, 2-3 महीने के बाद आपके अंदर कितने बिग डिफरेंस आ जाएगा, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा अरे कितना अच्छा, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे आ जाएगा अंग्रेजी इस तरीके से, बिल्कुल आसान वे में, ठीक है। डे बाय डे करते रहिए जितना मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।